अध्याय 7 पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ पत्तियों लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े व लाल होते हैं और कुछ के नीले, और कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते हैं। अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचों एवं विद्यालय के प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम इन पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि में नामांकित कर सकते हैं? ये है तना, ये है जड़ें, ये छोटे पौधे, ये है पेड़। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें। शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये पौधे के भाग हैं। पौधे की जड़ें, ये है तना, ये है पत्तियां, ये है फूल। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए और यह जानने के लिए कि तना कोमल अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रहे कि वो टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार पर अथवा कुछ ऊंचाई के बाद भी निकलती। हम प्रेक्षित सभी पौधों की सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कालमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश पढ़कर कॉलम 4 भरें। सुझाव 4। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचाए, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? तो खेतों एवं बगीचे एवं गमलों के कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेत से उखाड़ते हुए देखा है? तो खेतों में अवांछनीय पदार्थों को अपन खरपतवार कहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 सहवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। तो पौधा नंबर ए, ये पौधे शाख कहलाते हैं। इनके तने हरे होते हैं और कोमल होते हैं। बी, झाड़ी। ये देखिए झाड़ी, ये झाड़ी, ये वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। झाड़ी कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर आप यह सूचीबद्ध पौधों के द्वारा वर्गीकृत कर सारणी के कॉलम 4 को भर सकते हैं। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार होते हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं? आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। तो विसर्पी लता किसे कहते हैं? कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं और ये भूमि पर लेट जाते हैं, ये विसर्पी तना। ये तरबूज, खरबूज का तने होते हैं ना, विसर्पी,
ये खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर लेट जाते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। इन्हें ऐसे पौधों को आरोही कहलाते हैं। ये शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आपने आपके विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपके घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। तना। अपने आसपास के पेड़ पौधे को देखिए तथा उनके तने पर पाए जाने वाली विभिन्न संरचनाओं में भागों का अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकन की तुलना में अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल फूल आदि। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकाई पौधे तथा एक ब्लेड लीजिए। गिलास को 1/3 जल से भर दें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा है कि तने के ऊपर चढ़ गया है रंग। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये तने में जल ऊपर चढ़ता है और सिरे का विवर्धित दृश्य तने के खुले। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो एक लाल स्याही का कलर ऊपर कैसे पहुंचा? तो तने के माध्यम से जल की सहायता से ऊपर पहुंचा। पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक और उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग एक जैसे हैं? यह तने किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। तो पत्ती का ये भाग पर्णवृंत, ये वाला भाग। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो ये पत्ती का भाग तने से जुड़ा हो, इसे अपन पर्णवृंत बोलते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आपने आसपास, ये फलक हरे वाला भाग है, पत्ती के चपटे हरे भाग को अपन फलक कहते हैं। क्या आपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत हैं? पत्ती के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप आपकी पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए और इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़िए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? तो पत्ती के इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आप पत्ती के मध्य एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। और शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ये पत्ती की संरचना, ये पत्ती के बीच वाली ये मध्य शिरा है और छोटी छोटी ये शिराएं इधर, ये शिरा है और इसके मध्य वाले भाग को मध्य शिरा कहते हैं। यदि इस डिजाइन के मध्य शिराओं के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। और आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं।
तो ऐसी शिराओं को समानांतर शिरा विन्यास भी कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियों क्या कार्य करती है। क्रियाकलाप 4 में आवश्यक सामग्री: शाक का पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए। इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप को आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी भी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी भी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है तो क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिए। ये पॉलीथीन दे रखी है। इस पॉलीथीन को अपन ने इस पत्ती के ऊपर ढक दिया तो जिससे कि ये पत्तियाँ पानी छोड़ने लगी है। धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें जमने लगी। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे कि हमने पत्तियों के ऊपर थैली क्यों बांधी। क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आपने इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अपन अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5: आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन का विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे कि पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करें जब तक कि पत्ती का हरा रंग पूर्णतः बाहर न निकल जाए। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। आप क्या देखेंगे कि अपने प्रेक्षण की तुलना में अध्याय 2 में खाद्य पदार्थ के विभिन्न प्रेषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट है? इस अध्याय में देखा है कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भाग से हो आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और अपन को खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलती है। अब हमने जो क्रियाकलाप किया है उसमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है तथा पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो जाता है। और तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती है। जड़ ध्यानपूर्वक देखिए कि पहेली और भुजों में कौन कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहे हैं।
पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए इन क्रियाकलापों के द्वारा हम पौधे के इस भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो और खरपतवार के एक ये जड़ सहित खरपतवार और जड़ रहित खरपतवार। पौधे को गमले में मिट्टी डाल दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। इससे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह के पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक के जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाए कि जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए हम इस क्रियाकलाप को देखें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज और रुई की कटोरी तथा जल लीजिए। 2 कटोरियाँ लीजिए और इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने डालिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाते। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई बाहर खींच आता है? क्यों? क्योंकि क्रियाकलाप 6 में हमने देखा है कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी में खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत, जमाए और जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता देखने को मिलती है? क्रियाकलाप 8। क्रियाकलाप 8 को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ें को देखिए। क्या ये चित्र 7.16 में समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों को चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने में मक्कों की जड़ा में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगाएं। ये मक्के की जड़ और चने की जड़ दोनों में डिफरेंस है। क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालें और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 की तरह हैं या चित्र 7.16 बी की तरह हैं? कुछ अन्य और जड़ें, ये है मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। जिन पौधों की जड़ें चित्र में 7.17 ए की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ें को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ भी कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 के समान हैं, उनमें मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान रूप से दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। तो ये मूसला जड़ मुख्य रूप से दिखाई देती है, ये मुख्य रूप से दिखाई देती है और एक जड़ होती है मेन जड़ और इसके आसपास ये पार्श्व जड़ें होती है। और ये है मूसला जड़, ये है मूसला जड़ और ये है रेशेदार जड़। ये रेशेदार जड़ों में सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं, जकड़ा जड़ कहते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए और इनका सिरा विन्यास किस प्रकार है, और समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार होगी, तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, वह पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने
क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? लिखिए और तने से कौन से पदार्थ के ऊपर की ओर जाते हैं और कौन नीचे की ओर। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प। गुलाब के पौधों के 3 आरेख 7.19 ABC को दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? चित्र ए। चित्र 7.19 में गुलाब। ए पत्ती विहीन शाखा, बी पत्ती सहित शाखा और सी पत्ती और फूल सहित शाखा। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न ले, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे होंगे? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अपन अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेंस एवं जल लें। ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ये है पंखुड़ियाँ और ये है बाह्य दलपुंज। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ी कहाँ बनती? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज कौन सा है? ये रहा बाह्य दलपुंज। ये छोटी पत्ती के समान संरचना, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प के बाह्य दलपुंज एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए और इसमें कितने बाह्य दलपुंज हैं? क्या आपस में जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधित प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए और अपने प्रेक्षण में इस सारणी में लिखे और इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हुई हो अथवा जब वे स्वतंत्र रूप से। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दलपुंज एवं पंखुड़ियों को हटा दिया जाता है। और 7.22 में ध्यान से देखिए कि अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को कैसे पहचानेंगे। 7.2 को ध्यानपूर्वक से देखिए और इनमें विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले पुंकेसर और स्त्री केसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए और एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो ये पुष्प
ये पुष्प, और ये पुष्प का है पुंकेसर वाला भाग, ये पीला पीला कलर का है पुंकेसर वाला भाग, और इनके ऊपर ये ऐसी संरचना बन रही है, इन्हें बोलते हैं अपन परागकोश। और ये है स्त्रीकेसर, ये ऐसी संरचना दिख रही है स्त्रीकेसर, और ये पीला पीला वाला भाग इसे बोलते हैं पुंकेसर, और ये फूल जैसी ऐसी संरचना बन रही इसमें होते हैं परागकोश। ये पुष्प के बिल्कुल केंद्र में, ये पुष्प के बिल्कुल केंद्र में स्थित भाग को अपन क्या बोलते हैं स्त्रीकेसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो इसे पुंकेसर से हटा दीजिए और 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। ये पुंकेसर, ये पुंकेसर के भाग, ये पुंकेसर है, और ये है पराग कोश, और इनमें परागकण पाए जाते हैं। ये बीच वाले भाग को अपन तंतु बोलते हैं। ये पूरा है पुंकेसर, और इस पुंकेसर के इस वाले भाग को अपन बोलते हैं तंतु, और इनको बोलते हैं अपन परागकोश। ये है स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर का भाग, ये स्त्रीकेसर है। और स्त्रीकेसर में अपन पढ़ेंगे, ये होता है अंडाशय, ये होता है वर्तिकाग्र, और इसे बोलते हैं अपन वर्तिका। क्रियाकलाप 11। आइए हम एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए हम इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाता है, चित्र ए और बी में ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर इसे काट सकते हैं। ये काट रखा है अंडाशय को, ये बीच में से काट दिया ऐसे ऐसे, ये, और ये यहाँ से काट दिया। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। यह आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अपन बीजांड कहते हैं। तो अंडाशय में गोल गोल, ये अंडाशय वाला भाग है, ये अंडाशय वाला भाग है। ये है बीजांड वाला भाग, ये छोटे छोटे इन्हें अंडाशय में पाए जाते हैं छोटे छोटे बीज, जिन्हें बीजांड वाला भाग बोलते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनके अलग अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे जिनमें बाह्य दल, पुंज और पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? क्या पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य फूलों की संख्या में पंखुड़ी की संख्या असमान भी है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न प्रकार के पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्याओं में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भागों में अनुपस्थित भी हो सकती है। आपने अपनी पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा होगा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया और आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है और जालिका रूपी अथवा समांतर भी हो सकता है।
निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करती है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हों तो उसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी नहीं होगी। यदि कुछ पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो ये जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ हो। पत्ती, मूसला जड़, एक फूल जिसका आपने सारणी में अध्ययन किया है, तो पत्ती ये मूसला जड़, ये एक फूल। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। तो मनी प्लांट का तना लंबा परंतु दुर्बल है और ये विसर्पी लता का वर्ग में आता है। पौधों के तने के क्या कार्य हैं? तो ये शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। निम्न में से किन की पत्तियां जालिका रूप में सिरा विन्यास है? तो तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियां जालिका रूप में सिरा विन्यास है। यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार है तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा? तो उसकी पत्तियों का सिरा समानांतर सिरा विन्यास होगा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो जड़ें किस प्रकार की होगी? तो इसकी जड़ें होगी मूसला जड़ें। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ें मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़? हाँ, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी संरचना होगी तो जड़ें मूसला होगी। यदि पौधों की पत्तियों में जड़ें समानांतर सिरा विन्यास होगी तो जड़ें जकड़ा या रेशेदार जड़ें होगी। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो किसी पुष्प के विभिन्न भाग मुख्यतः बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि हैं।